बात हम करेंगे जनाब अभी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुआशी निज़ाम में बैंकारी निज़ाम से किनारा कशी किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सूद हराम करार दिया गया और इसकी सख्त ममानियत है। ऐसे में जो इस्लामिक बैंकिंग है यहाँ पर इस्लामिक बैंकारी का जो निज़ाम है वो एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम बैंकारी निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। इस हवाले से भी लोगों में इबहाम है, कुछ लोग कहते हैं कि जी दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नहीं है, एक ही बात है, सूदी बैंकिंग भी और इस्लामिक बैंकिंग भी। तो आज फ़र्क जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती शेख नोमान साहब मौजूद हैं, शरिया स्कॉलर हैं, बैंक इस्लामी से उनका ताल्लुक है। और मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब बैंक तो एक है, बिल्डिंग एक है, निज़ाम वैसे ही लग रहा होता है। इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग, बेसिक फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूरह बकरा की आयत है, इसका एक टुकड़ा है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया है। समझे, यही बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, जिसमें अल्लाह ताला जो है एक तरफ फरमा रहे हैं कि तिजारत हलाल है और सूद हराम है। इस्लामी बैंकारी के अंदर हमने इस बात की कोशिश की है कि जितने भी हमारे उक़ूद हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स तिजारत के दायरे में आ जाएं। इसलिए जब हम डिपॉजिट साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर करंट अकाउंट तो कर्ज की बुनियाद पर है और वो कन्वेंशनल बैंक में भी कर्ज पर होता है वैसे ही है। और इंटरेस्ट फ्री है, उसमें चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। रह गया सेविंग अकाउंट, तो वो हमारा मुजारबा की बुनियाद पर होता है। मुजारबा इज़ द काइंड ऑफ पार्टनरशिप जिसमें एक पार्टनर ने पैसा लगाया है, दूसरा पार्टनर वर्किंग पार्टनर है। तो जो डिपॉजिटर हैं वो आपके इन्वेस्टिंग पार्टनर है, दूसरी तरफ जो बैंक है वो वर्किंग पार्टनर है। कन्वेंशनल बैंकिंग में भी तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लेकिन जो फ़र्क है आएगा, फ़र्क यहाँ पर आएगा। कन्वेंशनल बैंक जो पैसे वसूल करता है वो लैंडिंग बोरिंग की बुनियाद पर करता है। अच्छा, यानी बैंक जो है वो बोरोवर होता है और जो डिपॉजिटर है वो लेंडर है। ठीक। उसके ऊपर जब प्री डिटरमाइंड कोई आप रेट देते हो कि भाई 15% दूंगा, 10% दूंगा, ये जो 10% 15% है इजाफा, ये इजाफा ही सूद है। इसमें मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने वो टूल्स का बताया, जो भी ये इस्लामिक बैंकिंग के टूल्स होते हैं जी। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब आप लोग सूद पर कोई काम ही नहीं करते और जो मुनाफा भी हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि वो जो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, उसके और आपके दरमियान है। जी जी। तो आप लोग फिर क्या जो प्रॉफिट है उसी में से अपने स्टाफ की सैलरीज भी निकालते हैं, अपने बिल्स भी पे करते हैं? ये सिस्टम आप लोगों का फिर कैसे चलता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि जो प्रॉफिट की शेयरिंग है वो किस लेवल पर होती है। तो समझेंगे हर आगे इस्लामी बैंक ने पैसे वसूल किए, आगे मुख्तलिफ डील्स के अंदर पैसे लगाए। अच्छा, अब जो पार्टनरशिप उन डील्स के अंदर है, उस डील्स के जो प्रॉफिट है वो उस प्रॉफिट में से बैंक शेयरिंग करता है। बैंक का जो हिस्सा बनता है, मिसाल के तौर पर उस किसी एक अपने ऑटो फाइनेंस की डील की, ऑटो फाइनेंस की डील के अंदर बैंक ने उसमें 50,000 रुपये कमाए, उसमें 25,000 डिपॉजिटर की तरफ कर दे, 25,000 बैंक के पास आ गए। ये जो 25,000 है इसमें से बैंक फिर अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हो गई, ब्रांचेस का किराया हो गया, दीगर चीज़ें हो गई, वो चीज़ें वहाँ से कवर कर रहा होता है। तो इसलिए यानी वो बैंक अपने हिस्से में पार्टनरशिप। लेकिन सब इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो काबोर है तकरीबन वो भी आपका कन्वेंशनल बैंक के करीब करीब होता है, जो प्रॉफिट्स चल रहे होते हैं लोगों के डिपॉजिटर्स के वो भी तकरीबन वही हैं। अब पाकिस्तान में बड़ा हाई रेट चल रहा है, वो आपका भी तकरीबन वैसा है, फिक्स नहीं है, लेकिन उधर भी। तो ये कैसे मुमकिन होता है कि उसी लेवल पे आप चल रहे हैं जैसे कन्वेंशनल बैंक? देखिए, इसमें मैं शरीयत से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के ऊपर आऊँगा। जैसे मैंने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह MS इकोनॉमिक्स मैंने IBA से किया हुआ है। मेरा आपने MBA भी फाइनेंस? जी, मैं फाइनेंस भी किया हुआ है। तो बात ये है कि जब मार्केट में दो प्लेयर हैं, ठीक है, इस्लामी बैंक भी, कन्वेंशनल बैंक भी हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर सको। ओके। लिहाजा जब एक कस्टमर जो कन्वेंशनल बैंक के पास भी जा रहे हैं, इस्लामी बैंक के पास भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्राइसिंग है, अच्छा प्राइसिंग, ये काइबोर क्या है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है। ठीक। कि इस्लामी बैंक एक सामान बेच रहा है, उस पर प्रॉफिट उसको कमाना है, वो प्रॉफिट कितना कमाए, या इसको खुला छोड़ दिया जाए या इसको थोड़ा बाउंड किया जाए। तो स्टेट बैंक भी चाहता है कि भले इस्लामिक बैंक से, लेकिन वो ऐसा ना हो कि कस्टमर की जो परेशान करें, उसके ऊपर जुल्म करें, इसलिए वो जो अपने प्राइसिंग वो काइबोर से लिंक कर रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि काइबोर को इस्तेमाल करना अपनी प्राइसिंग के लिए, ये जायज़ है या नाजायज़ है? बिल्कुल। तो याद रखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बुनियाद पर फैसला होता है कि जायज़ है या नाजायज़ है। अगर मैं कोई एक मिसाल के तौर पर लाख रुपए कर्ज देता हूँ और उस पर 10,000 रुपये जो है इजाफा लेता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्ज का है, इस पर जो इजाफा है 10,000 रुपये नफ़ा, ये सूद है, ये नाजायज़ है। अच्छा। लेकिन एक मैंने लाख रुपये का कोई सामान खरीदा है, उसको 10,000 रुपये ऊपर रख के बेच रहा हूँ, तो अब है तो 10,000 ही, लेकिन इसको नाजायज़ नहीं कह सकते,
इसलिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरा सेल परचेज का था। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब वो फिक्स अमाउंट में नहीं है कि 15% 10%। हाँ, अब वो तब्दील होता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि एक चीज़ फिक्स है तो हराम है। हाँ, मतलब ये फिक्स हो गया तो सूद। फिक्स याद है कि फिक्स होना अगर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो नाजायज़ होगा। मैंने पार्टनरशिप की, मैंने कहा ये लाख रुपए अपने कारोबार में लगाओ सही, और उसके ऊपर जो है मुझे 10,000 देते हैं, 10,000, ये नाजायज़ है। ठीक है। लेकिन मैं अगर रेंट का कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई सेल परचेज का मामला कर रहा हूँ, वहाँ उस प्राइस का फिक्स होना जरूरी है, उस रेंट का फिक्स होना जरूरी है। अच्छा, अगर वो रेंट फिक्स नहीं हो, वो प्राइस फिक्स नहीं हो, तो मामला नाजायज हो जाएगा। मतलब घर का अगर रेंट है तो फिक्स होगा। अच्छा, तो इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप ये भी समझाएं कि क्या आप लोग ये जो इस्लामिक बैंकिंग वाले हैं ये डायरेक्टली लोन नहीं देते, यानी कि अगर किसी को कर्जा चाहिए नहीं मिलता ना? बेहतरीन, ये भी बेहतरीन सवाल है कि मेरे सारे सवाल बेहतरीन कि इस्लामिक बैंक जो है वो कर्ज इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा नहीं दे सकते। अच्छा। इसी वजह से इस्लामिक बैंक के जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप मार्केट में देखेंगे तो सिर्फ एक मीज़ान बैंक की प्रोडक्ट है लब्बैक के नाम से, वहाँ वो इंटरेस्ट फ्री लोन की बुनियाद पर उस प्रोडक्ट को चला रहे हैं कि हज और उम्रे के लिए बस। जी। बाकी इसके अलावा जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेड बेस हैं। कोई सामान खरीदा जा रहा होगा, बेचा जा रहा होगा, कोई रेंट का बिजनेस हो रहा होगा, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस यानी कि हो रहा अगर होगा। मॉर्गेज भी कराते हैं तो उसमें भी ये होता है कि अगर बैंक 80% दे रहा है और सामने वाला जो पार्टनर है खरीदने वाला वो 20% दे रहा है, तो उसको वो उस 80% का किराए की मद में पे करना होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो यानी कि फिर हम अपना घर और अपनी गाड़ी जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं, वो एक इस्लामी शरई तरीका होगा। शरई तरीके के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स या फिर उलमा कह लें देखे हैं कि उनको भी ये इब्हाम है, वो नहीं कहते इसको ठीक, क्यों? देखिए इसमें जो बात आज करूँ वो ये कि एक नई चीज़ थी ना, यानी इस्लामिक बैंकिंग का आज से 30 साल पहले नाम नहीं सुना था। बिल्कुल 2001-2 में आई, तो चीज़ इवॉल्व हो रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन समझ में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर राय उन उलमा की, मुफ्तियान किराम की जो इसके अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, और उस काम को कर रहे हैं और उसको उन्होंने करीब, हम उनके तकवे के ऊपर, उनके नियतों पे शक नहीं कर सकते। उनका दीन का इल्म पूरा है और उसके बाद उस प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे लोग जिन्होंने बहुत लिखा भी है माशाल्लाह, इंटरनेशनली वो उनके पेपर्स में पढ़े जा रहे होते हैं। और मज़ीद ये कि ये जो इस्लामी बैंकिंग का स्ट्रक्चर है सिर्फ पाकिस्तान तक के हद तक नहीं है, ये ग्लोबल है। एग्जैक्ट। और अफ्रीका के कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ हम 100% इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो कन्वेंशन में उन्होंने जगह ही नहीं दी हुई। और इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वो डुअल मॉडल पे चल रहे हैं कि ग्रेजुअल कन्वर्जन, जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है कि तो ग्रेजुअली कन्वर्जन चल रहा है। हम 2002 से स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बड़ा इसका खासा मजाक भी उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज 2024 में हम 22 साल बैठे हैं तो पाकिस्तान में जो रेशो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक बैंकिंग में डायरेक्ट लोग जो आने का, वो कितना बड़ा है? ये तकरीबन हम 20% क्रॉस कर गए, 21-22% तक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग पहुंच गई है। और इसमें मैं ऐड करता जाऊं कि 2022 में जो शरीयत कोर्ट का फैसला आया था अप्रैल के अंदर, आज से ठीक 2 साल पहले, तो उसमें 2027 की डेडलाइन दी हुई है शरीयत कोर्ट ने कि आपने फुल कन्वर्जन करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर स्टेट बैंक काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से आप देखेंगे अगले 2-3 साल में ये कन्वर्जन होगी। सही। एक चीज़ मुझे और आपसे पूछनी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपना पैसा अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखवाते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो ले रहे होते हैं, तो क्या इस्लामिक बैंकिंग में ये भी जायज़ नहीं है और आप लोग ऐसा नहीं करते हैं? इसके लिए भी कोई तरीकाकार है जिस पे आप लोग चल रहे हैं? देखें, इस्लामिक बैंक जैसे भी मैंने कहा था कि जो करंट अकाउंट के अलावा आपके अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, वो सारे के सारे पार्टनरशिप बेस्ड हैं, तो गारंटीड प्रॉफिट तो हम नहीं बता सकते। इसीलिए इस्लामिक बैंकिंग आप मार्केटिंग देखें, मतलब वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्लाइंट को बताया जाता है, ये क्लाइंट को बताया जाता है कि इस पर्पस, यानी कि इधर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो प्रॉफिट होगा वो दायरा क्लाइंट भी तो समझना चाहेगा ना कि अगर प्रॉफिट की रेशो कम ज्यादा हो रही है तो वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं? अब रह गई ये बात कि उसके पैसे कहाँ लगाए जाते हैं, तो एनुअल स्टेटमेंट्स मौजूद होते हैं, एनुअल अकाउंट्स पब्लिश होते हैं, जिसमें हम टोटल बताते हैं कि हमारे पास डिपॉजिट ये थे, उसमें हमने डिफरेंट सेक्टर्स में कहाँ लगाए, मोड वाइज हम बताते हैं कि हमने मुशारका में कितने लगाए, मुजारमा में कितने लगाए, तो वो पूरी पिक्चर एक कस्टमर के पास सामने होती है कि पैसे उसके कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं। बाकी उसको बहरहाल ये तो एतमाद करना पड़ेगा कि जो उसने इस्लामी बैंक के साथ पैसे लगाएं तो वो शरिया डिपार्टमेंट, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट वो चीज़ें इंश्योर करता है कि पैसे जायज़ जगहों पर ही लगें, नाजायज़ जगहों पर ये ना लगें। और उसकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है मंथली, वो भी शरिया डिपार्टमेंट निगरानी करता है कि हर महीने जो प्रॉफिट उसका गिर रहा है
वो ठीक होना चाहिए और उसकी अच्छा, ये कैलकुलेशन एक तासुर है मुफ्ती साहब के जो आपके ऑटो फाइनेंसिंग या होम लोन वगैरह, ये दो बड़ी चीज़ें होती हैं। अब तो खैर पाकिस्तान में खासा मुश्किल हो गया क्योंकि उसका बहुत काइबर ज़्यादा इतना रेट बढ़ गया। बहुत बढ़ गया। ये मुश्किल है कन्वेंशनल बैंक से और महंगा है कन्वेंशनल बैंक से, ये एक perception है। ये जो परसेप्शन है कि महंगा है, तो इसको मानने में थोड़ा सा मुझे तरद्दुद है। वजह उसकी ये है कि एक मार्केट में हम बैठे हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक महंगी चीज़ दूं और फिर भी कस्टमर मेरे से ले ले। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, बल्कि 19-20 तो हर मार्केट में चलता है कि मिसाल का कन्वेंशन में अगर वो 22% पे दे रहा है, ये 22.5 पे होगा, 23 पे होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कोई मेजर डिफरेंस। वैसे काश ऐसा होता ना कि वो लोग जो जिनके पास पैसा है और वो अपने अकाउंट्स में रखवाना चाह रहे हैं और उनको सिर्फ उनको प्रॉफिट चाहिए जो कि एक जायज़ तरीके से हो, तो उससे किसी और ऐसे बंदे की जो कि नीडी भी है उसकी मदद हो जाए और वो जो उसकी किराए की मददें पे कर रहा हो उन पैसों के, वो जनाब इनको एज अ प्रॉफिट मिल जाए और काइबोर का बीच में चक्कर ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है शायद। वो मुमकिन इसलिए ना कि उस एक ही मार्केट में ना, नहीं अगर आप ये कहेंगे इस्लामी बैंक मिसाल को 5% पे देना शुरू कर दें, सही, तो आप लेवरेज आप समझते हैं फाइनेंस के ज़माने में फौरन जो है वो सबके अकाउंट बंद हो जाएंगे सारे इस्लामिक की तरफ आ और जाएंगे। दूसरी तरफ अगर इस्लामी बैंक है कि नहीं हम इस्लामी हैं, अच्छा दूसरा एस्पेक्ट आप ये भी गौर करें कि इस्लामी बैंक यहाँ से कमाएगा तो अपने डिपॉजिटर को देगा। एग्जैक्टली। अगर वो कमाएगा कम तो देगा भी कम, तो फिर वो वहाँ से रोना शुरू हो जाएगा कि जो है ना इस्लामी बैंक इतना भी नहीं दे रहे जितना SBL कमा के दे रहा है। तो वो जब लेने में है तो वहाँ से जाएंगे बैंक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, और जब देना है यानी कि प्रॉफिट लेना, तो फिर वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें 2027 तक ये अगर वाकई चेंज हो जाती हैं तो क्या हम समझते हैं कि ये जो रेट्स चीज़ें ये भी फिर बेहतर हो जाएंगी? अब तो हम कन्वेंशनल बैंकिंग के बहरहाल शिकंजे में तो ज़रूर है। जी जी हाँ, इंशाल्लाह यानी इसका फ़र्क तो पड़ेगा कि जब यानी 100% हम कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। जहाँ तक मामला यानी प्राइसिंग का है, रेट्स का है, प्राइसिंग है, प्राइसिंग जो है ये आपके स्टेट बैंक की तरफ से हो रही होती है। सही। और स्टेट बैंक जो अपनी इकोनॉमी को देखते हुए इस बात का फैसला कर रहा होता है कि जो है इस रेट को बढ़ाना या कम करना है, तो वहाँ शायद उतना फ़र्क ना पड़े, इसलिए कि इट इज़ कंट्रोल्ड कि जो रेट्स हैं, प्राइसिंग है फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो कंट्रोल्ड है। सही है। चलिए मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश तो की है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क जानने की, लेकिन आप रमज़ान मुबारक है, कोशिश तो ये करें कि अपना जो भी मुनाफा है वो हलाल तरीके से कमाया जाए, तो उसके लिए रास्ते मौजूद हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।